ज्योतिष में 12वें भाव के बारे में कभी सुना है? अक्सर इसे नुकसान, खर्च और अकेलेपन का घर माना जाता है। पर क्या क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी रहस्यमयी भाव के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे यही नुकसान असल में मुक्ति का रास्ता बन सकता है। चलिए, इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खर्चे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, या फिर पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता? हो सकता है इसका जवाब आपकी कुंडली के 12वें भाव में छिपा हो। या फिर क्या कभी-कभी भीड़ से दूर अकेले में वक्त बिताना ज्यादा अच्छा लगता है? और क्या मन में विदेश जाकर बसने के ख्याल आते हैं? जानते हैं, ये सारे संकेत भी इसी 12वें भाव से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 12वां भाव सिर्फ नुकसान और मुश्किलों का ही घर है, या ये सच में हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता भी दिखाता है? आज इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो आज की हमारी चर्चा में हम इस भाव को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये भाव आखिर है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से ग्रह और कारक इसे कंट्रोल करते हैं। तीसरे हिस्से में हम इसकी ताकत को कैसे आंकते हैं, ये सीखेंगे। चौथे में हम देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर असल में असर कैसे डालता है। और आखिर में कुछ आसान उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष की दुनिया में इस 12वें भाव का असली मतलब क्या है और क्यों इसे इतना जरूरी माना जाता है। 12वें भाव को संस्कृत में कहते हैं व्यय भाव। व्यय मतलब खर्च या नुकसान। तो ये हुआ खर्च का घर। ये जल तत्व की मीन राशि से जुड़ा है। पर इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका दोहरा स्वभाव। एक तरफ तो ये दुस्थान है, यानी मुश्किलों और कठिनाइयों का घर, तो वहीं दूसरी तरफ यही मोक्ष यानी परम मुक्ति का दरवाजा भी है। मतलब एक ही जगह पर हानि भी है और परम लाभ भी। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये भाव हमारी जिंदगी के किन किन पहलुओं को कंट्रोल करता है और कौन से ग्रह इसके राजा हैं। 12वें भाव का ये दोहरापन कमाल का है। देखिए, भौतिक दुनिया में ये आर्थिक हानि, बेहिसाब खर्चे, अस्पताल, आश्रम और जेल जैसी जगहों को दिखाता है। लेकिन हमारे अंदर की दुनिया में यही भाव हमारे सपनों, हमारे अवचेतन मन, ध्यान, वैराग्य और आखिर में आध्यात्मिक मुक्ति से जुड़ा है। ये विदेश यात्रा भी दिखाता है और हमारी नींद कैसी होगी ये भी बताता है। मतलब ये वो जगह है जो बताती है कि हम बाहरी दुनिया में क्या खोते हैं और अपने अंदर क्या पाते हैं। इस भाव के जो मुख्य कारक ग्रह हैं वो है शनि, जो हानि, देरी और अकेलेपन को दर्शाते हैं। इसके अलावा केतु यहाँ मोक्ष का और बृहस्पति आध्यात्मिक ज्ञान का कारक है। रिश्तों की बात करें तो ये भाव विदेशी लोगों से संपर्क, अकेले रहने वाले लोग और गुप्त संबंधों को दिखाता है। ये ऐसे रिश्तों का जोन है जो या तो दुनिया से छुपे हुए हैं या जिनमें एक तरह की दूरी है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना करते हैं इसके ठीक सामने वाले घर यानी छठे भाव से। छठा भाव है मेहनत का, रोजमर्रा के काम का, एक्शन लेकर मुश्किलों से लड़ने का। और 12वां भाव वो है समर्पण का, चीजों को जाने देने का और कर्म के चक्र से आखिरी मुक्ति का। तो एक है प्रयास और दूसरा है प्रवाह के साथ बह जाना। अच्छा, अब देखते हैं कि जब अलग अलग ग्रह इस घर में आकर बैठते हैं तो क्या होता है। सोचिए, अगर सूर्य यहाँ है तो ये इंसान के अहंकार को कम करता है और विदेश से संबंध बनाता है। चंद्रमा यहाँ हो तो मन को अकेलापन और बहुत गहरे सपने दे सकता है। मंगल गुप्त दुश्मन बना सकता है और बिना सोचे समझे इम्पल्सिव खर्चे करवा सकता है। बुध यहाँ हो तो इंसान अकेले में बहुत ज्यादा सोचता है या फिर कोई गहरी रिसर्च करता है। और बृहस्पति वो आध्यात्मिक कामों या दान पुण्य पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह शुक्र अगर 12वें में हो तो वो लग्जरी, महंगी चीजों पर खर्च करवाता है और गुप्त संबंधों की तरफ ले जाता है। शनि यहाँ आकर गहरा अकेलापन और लंबे समय का एकांत दे सकता है। राहु विदेश जाने का जुनून पैदा कर सकता है और बड़े ही अजीबोगरीब खर्चे करवाता है। और केतु जो यहाँ बहुत ही खास है, वो स्वाभाविक रूप से दुनिया से वैराग्य और मोक्ष की ओर झुकाव देता है। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि 12वें भाव की ताकत या कमजोरी को आखिर परखा कैसे जाता है। तो एक मजबूत 12वां भाव क्या करता है?
ये दिखाता है कि खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, विदेश में सफलता मिलेगी और अकेलेपन में भी एक तरह का सुकून होगा। और इसके उलट एक कमजोर 12वां भाव बेहिसाब पैसों का नुकसान, मानसिक उलझन और एक दर्दनाक अकेलापन दे सकता है। इसीलिए इस भाव का मजबूत होना आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ भाव ही नहीं, बल्कि उसका स्वामी यानी 12वें घर का जो मालिक ग्रह है, उसकी हालत भी बहुत मायने रखती है। 12वें का स्वामी जिस भी घर में बैठता है, वो उस घर से जुड़ी चीजों के नुकसान या खर्च को दिखाता है। जैसे अगर ये 10वें घर में है तो करियर विदेश में हो सकता है, अगर पहले घर में है तो इंसान का स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी हो सकता है। और हाँ, उस स्वामी की ताकत भी जरूरी है। अगर वो उच्च का है तो आध्यात्मिक सफलता मिलती है, और अगर नीच का है तो कंफ्यूजन पैदा करता है। अब आते हैं हम अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर कि ये सारी थ्योरी हमारी असल जिंदगी पर कैसे असर डालती है। देखिए, इस भाव का जो आखिरी लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी, और इसका रास्ता है वैराग्य और अंदर से जाग जाना। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि खर्चों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये हमारी बचत तय करेगा, और अकेलेपन को हम कैसे देखते हैं, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ तय करेगा। सेहत की बात करें तो ये भाव हमारी नींद, मानसिक तनाव और पैरों से जुड़ी समस्याओं को दिखाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में 12वें घर में केतु बैठा है, तो ऐसा इंसान आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा हो सकता है, जिसे दुनिया की चीजों से कोई खास लगाव ही नहीं होता। ये वैराग्य का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इन सब बातों का एक निचोड़ निकालेंगे और 12वें भाव से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ असरदार उपायों पर भी बात करेंगे। 12वें भाव को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय है ध्यान, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत करता है। दूसरा है दान। ये नुकसान की एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा देने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास आपको ऊंची ऊर्जाओं से जोड़ता है। और चौथा, वैराग्य का अभ्यास, जो हमें चीजों से बहुत ज्यादा चिपकने से रोकता है। तो एक सबसे बड़ी गलतफहमी को अब दूर कर देते हैं। 12वां भाव सिर्फ और सिर्फ नुकसान और दुख तकलीफ का घर नहीं है। ये एक बहुत ही अधूरा सच है। सच तो ये है कि यह मुक्ति का घर है, मन की शांति का घर है और परम आध्यात्मिक आजादी का घर है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया के बंधनों को छोड़कर अपनी असलियत से जुड़ते हैं। तो संक्षेप में कहें तो 12वें भाव को 3 पिलर्स पर समझा जा सकता है। पहला पिलर हानि और व्यय, ये इसका मटीरियल पहलू है। दूसरा पिलर एकांत और विदेश, ये हमारा सफर है। और तीसरा और सबसे ऊंचा पिलर मोक्ष और मुक्ति, ये हमारी मंजिल है। और याद रखिए, इस आध्यात्मिक सफर के लिए केतु एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आखिर में बस इतना समझिए कि 12वां भाव रात के उस गहरे सागर जैसा है जहां सब कुछ खो जाता है। हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारी चिंताएं सब उसमें घुल जाती हैं, और फिर वहीं से, उसी खालीपन से एक नई आध्यात्मिक सुबह होती है। ये अंत भी है और एक नई शुरुआत भी।